नमस्कार दोस्तों, एग्जाम डिवीजन चैनल पर स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, मेरे मित्रों, मैं लेकर आया हूँ मध्यकालीन इतिहास भारत के नोट्स, जो मैंने खुद अपने हाथों से और सरल भाषा में सुस्पष्ट रूप से इनको लिखा है। और इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी तो आप ज़रूर बताएं कमेंट में। वैसे तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, मैंने अच्छे से समझकर और इन पर थोड़ा सा मैंने और सरलीकृत किया है इनको। तो दोस्तों, इनको पढ़ें ज़रूर। और हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जितना ज़्यादा आप फैक्ट पर काम करोगे उतना ही इम्प्रूवमेंट आपकी पढ़ाई में आएगा। तो ये मध्यकालीन इतिहास शुरू होता है। सबसे पहले तो मध्यकालीन इतिहास शुरू होगा आक्रमण से, कि भारत पर विदेशी आक्रमण किसने किए और कितनी बार आक्रमण हुए और कौन ने किए आक्रमण। तो दोस्तों, मैं बता दूं यहाँ पर, तो हम शुरू करते हैं इतिहास भारत पर विदेशी आक्रमण। ठीक दोस्तों, भारत पर विदेशी आक्रमण। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हिस्ट्री को आप जितना ज़्यादा समझोगे उतना ही आप अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाओगे और एग्ज़ाम में कभी भी पीछे नहीं हटोगे। ठीक है दोस्तों। और हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें फैक्ट देखा जाता है, क्वेश्चनों का कैसे क्वेश्चन बनेंगे और कैसे हम इसको फेस करेंगे क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ। इतिहास से शुरू करते हैं हम। इतिहास से शुरू करते हैं हम। हाँ, चलिए दोस्तों, इतिहास से शुरू करते हैं हम। ओके, मैं थोड़ा इसको देख रहा था। चलिए भाई, इतिहास से अब शुरू करते हैं हम। इतिहास, ठीक है दोस्तों, इतिहास से शुरू करते हैं हम। हाँ, अब ठीक। भारत पर विदेशी आक्रमण, क्या बताना है? भारत पर विदेशी आक्रमण। सबसे पहले तो भारत पर विदेशी आक्रमण अरबों ने किया था। मतलब भारत पर सबसे प्रथम अरबी आक्रमण हुआ था मध्यकालीन इतिहास के हिसाब से अगर हम देखें। और वो किसने किया था? तो वो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। सबसे पहले भारत पर अरबी आक्रमण मध्यकालीन इतिहास की अगर बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। अब देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम ने कब किया था और ये कौन थे। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये मोहम्मद बिन कासिम, यहाँ पर आपको बता दूं कि मोहम्मद बिन कासिम पैगंबर मोहम्मद साहिब के उत्तराधिकारी, उमैयद खलीफा के सेनापति मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मुस्लिम था। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि पैगंबर मोहम्मद साहिब के उत्तराधिकारी, ठीक, उत्तराधिकारी किसके? पैगंबर मोहम्मद साहिब के। और उमैयद खलीफा के सेनापति कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मुस्लिम था। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मुस्लिम था। ये जरूर आपको याद रखना, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे मैं बता दूं, जिसने सिंध व मुल्तान को, किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध व मुल्तान को 712 ईस्वी में जीत लिया। उस समय सिंध का शासक ब्राह्मण वंशी राजा दाहिर था। सिंधु
क्षेत्रों में अरबों ने सर्वप्रथम दिरहम का सिक्का, खजूर की खेती और ऊंट पालन प्रारंभ किया। सिंध क्षेत्रों में अरबों ने सर्वप्रथम दिरहम का सिक्का, खजूर की खेती व ऊंट पालन प्रारंभ किया। बस दोस्तों इसमें इतना ही। यहीं से क्वेश्चन बनेंगे कि भाई अरबों ने सर्वप्रथम सिंध क्षेत्रों में क्या क्या विकसित किए, किस पर काम किया, किस क्षेत्र में उन्होंने अपना किस क्षेत्र में उन्होंने खेती की, खजूर की खेती की थी और किस चीज़ों का पालन किया, ऊँट का पालन किया, और सिंध व मुल्तान को कब जीता, 712 ईस्वी में जीता। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। प्रथम बार सिंध वासियों से जजिया कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर। प्रथम बार सिंध वासियों से जजिया कर गैर धार्मिक कर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया। सर्वप्रथम सिंध वासियों से जजिया कर गैर धार्मिक कर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया। तो यहाँ पर अरबी आक्रमण समाप्त होता है। अब भारत पर जो सेकंड आक्रमण हुआ वो हुआ तुर्कों का आक्रमण। किसका आक्रमण? तुर्कों का आक्रमण हुआ। भारत पर सेकंड जो आक्रमण हुआ वो तुर्कों का आक्रमण हुआ। और इसमें मैं बता दूं कि जो अरबों के बाद, चलिए शुरू करते हैं। अरबों के बाद तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया। तुर्क चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर निवास करने वाली एक असभ्य व बर्बर जाति थी। देखिए भाई, जो अरबों के बाद आक्रमण करने वाले कौन थे? तुर्की थे। और ये चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर निवास करने वाली एक असभ्य और बर्बर जाति थी, समुदाय था। अब इनके साम्राज्य की बात करते हैं और इसके साम्राज्य में कौन शासक हुआ करता था, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत होती है अल्पतगीन जो था वो गजनी साम्राज्य व यामनी वंश का संस्थापक था। भाई क्या था? गजनी साम्राज्य व यामनी वंश का संस्थापक था अल्पतगीन की अगर हम बात करें तो। ठीक। अब उनका जो पुत्र आता है सुपुतगीन, ये पुत्र नहीं था, यह अल्पतगीन का दास था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण 986 ईस्वी में गजनी के शासक सुपुतगीन ने किया था। भाई सुपुतगीन कौन होता है? गजनी अल्पतगीन का दास होता है। और इसी ने भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण 986 ईस्वी में किया था। और यह कौन था? यह गजनी का शासक हुआ करता था, गजनी वंश का शासक हुआ करता था। अब हम बात करते हैं इसके बाद कौन आता है। तो इसके बाद आता है महमूद गजनवी सुपुतगीन का पुत्र था। और अपने पिता की मृत्यु के बाद, सुपुतगीन की मृत्यु के बाद 997 ईस्वी में वह गजनी के सिंहासन पर बैठ जाता है और गजनी के सिंहासन पर बैठ जाता है। महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच 17 बार आक्रमण किए। महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच 17 बार आक्रमण किए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर आपको समझना है कि महमूद गजनवी जो कि सुपुतगीन का पुत्र था और सुपुतगीन की मृत्यु के बाद उसने 997 ईस्वी में भाई गजनी के शासन पर बैठा। और महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच लगभग नहीं कि एक्यूरेट 17 बार आक्रमण किया। चलिए आगे चलते हैं। उसने
1025 ईस्वी में गुजरात के काठियावाड़ में समुद्र के किनारे स्थित सोमनाथ मंदिर से भारी मात्रा में संपत्ति लूट के ले गया था। कहाँ से ले गया था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम की बात करें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर कि उसने 1025 ईस्वी में गुजरात के काठियावाड़, ये भी पूछ सकता है कि कहाँ से, गुजरात के काठियावाड़ से, और किस मंदिर से, तो सोमनाथ मंदिर से भारी मात्रा में क्या लूट कर ले गया, संपत्ति लूट कर ले गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो महमूद गजनवी के बारे में कुछ और जानकारी देता हूँ। तो महमूद गजनवी ने अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में आगरा के निकट भैरा के दुर्ग पर किया। कहाँ पर, भैरा के दुर्ग पर किया। चलिए और मैं इसके लिए और जानकारी देता हूँ इसके बारे में। महमूद गजनवी को भारतीय इतिहास में बुतिस्कन मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता है। बुतिस्कन मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता है। आगे चलिए। महमूद गजनवी के साथ अरबी लेखक एल-बिरूनी भारत आया। एल-बिरूनी भारत आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आ जाता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आईएमपी मान कर चलें, आप आईएमपी मान लें, इसको आईएमपी मान के चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब और महमूद गजनवी के बारे में और जानकारी देंगे तो मैं बता दूं आपकी कि महमूद गजनवी के जो दरबारी कवि रहे थे वो राज कवि फिरदौसी, फारसी भाषा के संस्थापक और शाहनामा, ठीक, और अल-बिरूनी किताब उल हिंद इनकी रचना थी और शाहनामा इनकी रचना थी। और बैहाकी जो कि इतिहासकार माने जाते हैं, अलवी तारीख सुपुतगीन, जो कि इन्होंने सुपुतगीन के लिए अलवी तारीख की रचना की। चलिए इसके बाद ये जो गजनी वंश का समाप्त हो जाता है, गजनी वंश समाप्त हो जाता है, उसके बाद एक नया वंश का उदय होता है जिसका नाम है संसवानी वंश, जिसका नाम है संसवानी वंश। चलिए मोहम्मद गौरी जो कि संसवानी वंश के थे। तो चलिए ये वंश कहाँ का था और कहाँ से इसकी शुरुआत होती है तो मैं आपको बता दूं। तो अफ़गानिस्तान में गजनी वंश के पतन के बाद गौरी कबीले ने शक्ति प्राप्त करना शुरू कर दिया। मोहम्मद गौरी इस कबीले का शासक था। महमूद गजनवी के विपरीत महमूद गौरी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना, और जो महमूद गजनवी था उसका उद्देश्य था लूटपाट मचाना भारत में आकर, और इसका जो उद्देश्य था कि मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार हो, उसकी स्थापना हो और भारत में मुस्लिम साम्राज्य बढ़े। चलिए आगे बता दूं मैं आपको कि जो मोहम्मद गौरी ने भारत प्रथम आक्रमण भाई 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया। कहाँ किया? मुल्तान पर किया 1175 ईस्वी में, और 1178 ईस्वी में के गुजरात आक्रमण के समय वहाँ के शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बंदी बना लिया, लेकिन बाद में छोड़ दिया भाई, ठीक है, ये बात याद रखना है। और इसी समय के दौरान दिल्ली पर चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासन था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 लड़ाइयाँ हुई। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट। और ये 2 लड़ाइयाँ आपको याद रखना है, ये बहुत एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये 2 लड़ाइयाँ कौन सी थी। तो ये 2 लड़ाइयाँ थी, सबसे पहला था तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191, जिसमें गौरी की पराजय हुई। बस इतना याद रखना और कुछ याद नहीं रखना है इसमें।
तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी और जिसमें गौरी की पराजय हुई। ठीक, दूसरी बात यह है कि तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ उस वह हुआ 1192 जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने दिल्ली अजमेर पर नियंत्रण कर भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी। तो भाई एग्जाम में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा, मैं बताऊंगा उसको कि ये, चलो अभी बता देता हूँ कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव किसने रखी। भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव किसने रखी। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा मोहम्मद गौरी ने भारत पर मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी। चलिए आगे चलते हैं। गौरी को ही भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक, और गौरी को ही क्या है, भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब आगे चलते हैं। मोहम्मद गौरी ने 56 ग्रेन का दिल्ली किला नामक सिक्का चलाया। ठीक, 1206 ईस्वी में गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का नेतृत्व सौंपकर वापस अपने गृह प्रांत की ओर जाते समय दमयक नामक स्थल पर 15 मार्च 1206 को उसकी हत्या कर दी जाती है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अब जो उसने जो भारत को नेतृत्व है वो किसको सौंप के चला गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को, और यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। क्या होती है? यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में मैं आपको बता दूं, जो दिल्ली सल्तनत है वो 5 वंशों में डिवाइड है और शुरुआत होती है कुतुबुद्दीन ऐबक से। यहाँ पर मैं वक्त जाया ना करते हुए जल्दी आपको बता देता हूँ। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने इनको जमाया है, तो आप एक बार पढ़ें ज़रूर। अब देखिए यहाँ पर होता, इसमें कौन से शासक आते हैं, कौन सा वंश होता है, अब मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले आता है गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश, पांचवा लोधी वंश। ये जो है पांचों वंश दिल्ली सल्तनत में के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक कुतुबी राजवंश, दूसरा शमसी राजवंश, तीसरा बलबनी वंश। तो चलिए गुलाम वंश के हम शासकों पर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, आराम शाह 1210 तक, इल्तुतमिश 1210 से 1236, रुकनुद्दीन फिरोज 1236, रज़िया सुल्तान 1236 से 1240 और मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242, अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246, नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1266। अब आता बलबनी वंश, गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287, मुइजुद्दीन कैकुबाद 1287 से 1280 और क्यूमर्स 1290। चलिए सेकंड जो वंश आता है वो होता है खिलजी वंश के प्रथम शासक होते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296, अलाउद्दीन खिलजी
1296 से 1316। उसके बाद आते हैं शहाबुद्दीन उमर 1316, 35 दिन का ही इसका साम्राज्य शासक रहता है। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी 1620, 1316 से 1320। नसरुद्दीन खुसरो का 15 अप्रैल से 7 सितंबर 1320 तक रहते हैं। ठीक, 15 अप्रैल 1320 से 7 सितंबर 1320 तक रहते हैं। अगला जो वंश आता है तुगलक वंश रहता है। तुगलक वंश में 9 शासक होते हैं। एक बार इन शासक पर काउंटिंग कर लेना आप। यहाँ पर 11 शासक, यहाँ पर 5, यहाँ पर 9, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3। गियासुद्दीन तुगलक शाह प्रथम 1329 से 1322 से 1325 और मोहम्मद बिन तुगलक राजधानी दिल्ली से, इन्होंने जो है राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में इन्होंने राजधानी को ट्रांसफ़र कर दी थी। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 1351, फिरोज शाह तुगलक 1351 1388, गियासुद्दीन तुगलक शाह 1388 से 89 और अबू बकर शाह 1389 से 1300, मैं अभी बता दूँगा आपको। यहाँ पर अबू बकर 1389 से 90, मोहम्मद शाह तृतीय 1390 से 94 और अलाउद्दीन सिकंदर शाह प्रथम जनवरी मार्च 1394। यहाँ पर इस वंश में 2 स्वतंत्र शासक हुए। पहले हुए नसरुद्दीन महमूद शाह 1394 से 1413 दिल्ली और नुसरत शाह 1394 से 1398 फिरोजाबाद। ठीक, अब आता है सैयद वंश। सैयद वंश में सिर्फ 4 शासक थे और वो थे खिजर खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक, और उसके बाद आ जाता है लोधी वंश। लोधी वंश में सिर्फ 3 शासक हुआ करते थे। लोधी वंश में 3 जो कि शक्तिशाली शासक थे वो थे बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। तो दोस्तों ये एक हिंट दे दिया मैंने कि कौन कौन से शासक हुए करते थे दिल्ली सल्तनत में और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कैसे हुई। तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है जब मोहम्मद गोरी अपने गृह प्रांत की ओर लौट कर जाते हैं तो वो भारत का जो नेतृत्व वो किसे सौंप कर चले जाते हैं। भारत का जो नेतृत्व है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर चले जाते हैं और वहीं से कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश हैं वो अपने कुतुबी राजवंश की शुरुआत करते हैं और जिसमें 2 ही राजवंश होते हैं, वो 2 ही शासक होते हैं, एक कुतुबुद्दीन ऐबक और एक आलम शाह। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों ये जो हम शुरू करेंगे गुलाम वंश से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जो जितने भी जो शासक हैं उनको एक विस्तार रूप में पढ़ेंगे और मैं बताऊंगा कि कैसे इनका साम्राज्य चला और कैसे इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, ये सब मैं बताऊंगा उसमें, और कैसे शासन व्यवस्था थी इनकी। तो चलिए दोस्तों यहीं पर वीडियो को समाप्त करता हूँ। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, नोट्स अच्छे बने हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और कोई भी इसमें अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो तो क्षमा करना, मेरे को लिखावट में हो जाती है। और इससे भी अच्छे और कंटेंट्स में लाऊंगा। बहुत बढ़िया है। एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर देखें तो 100% क्वेश्चन आने के चांस ही नहीं दोस्तों, गारंटी है ज़रूर क्वेश्चन
इस सिर्फ क्वेश्चन की बातें ही नहीं करें हम, जो कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहते हैं वो भी इसमें से आने के चांस है। तो दोस्तों धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।